हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अब हम आगे देखेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो ये समझिए कि 18 के बाद 19 लेक्चर है और 19 लेक्चर में अब हम देखेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, समझिए कि जो ये चिट फंड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं चिट फंड में, तो उनको समझ नहीं आती है, फिर देखेंगे उनको लॉस भी होते हैं। चिट फंड समझिए कि मतलब एक गैम्बलिंग भी आजकल बहुत चलते हैं चिट फंड को लेके, समझिए, क्योंकि इस पे देखेंगे तो रेगुलेशन नहीं है। एक आध जो चिट फंड हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं, लेकिन बाकी जो भी देखेंगे तो वो कुछ लोग मिल के, समझिए, इसमें नेता भी इन्वॉल्व होते हैं। जो शारदा चिट फंड आपने देखा था उसमें नेता भी इन्वॉल्व थे, और ये लोग स्टार्ट करते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा बल्क में आ जाता है इनके पास। समझिए बल्क में जैसे पैसा बहुत सारा आता है तो ये क्या करते हैं, वहाँ से लेके फरार हो जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों का लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। शारदा चिट फंड के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, वहाँ पे देखेंगे कोलकाता में कैसे ये कांड हुआ था, तो वो भी हम देखेंगे। और चिट फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे भी आपको मैं बताऊंगा। फिर हम इसमें कुछ नुकसान भी देखेंगे, उसके क्या नुकसान है, और फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो चिट फंड होते हैं और म्यूचुअल फंड, तो इसमें अंतर क्या होता है और किसमें प्रॉफिट है, आपको ये भी मैं बताऊंगा। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब समझिए चिट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनके लिए सही भी हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल ट्रस्ट पे है और रिटर्न भी अच्छे खासे मिल सकते हैं आपको। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो कोई भी मतलब समझिए कैपिटल आप बस लगाइए, इसमें आपको कोई भी चीज़ें और रखने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो समझिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती है, चाहे कुछ भी आप मतलब समझिए कहीं पैसा भी देते हैं तो उसको कागज़ को लेने का फिर आपको ज़रूरत पड़ता है। तो वो सब चीज़ें इसमें ज़्यादातर रेगुलेशन है ही नहीं, ये बिल्कुल आपके ट्रस्ट पे चलता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आपका ट्रस्ट हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब इसके पहले भी आप देखेंगे तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया था कि कोई कंपनियां इनिशियल जब फेज में होती हैं तो उनको पैसा उठाना होता है, तो वो वहाँ पे जाती हैं, तो वो एंजल इन्वेस्टर से वहाँ पे पैसा लेती हैं। एंजल इन्वेस्टर उसके घर वाले भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड का फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब वो आपके लाइफ में वहाँ पे एंजल बन के आया है, जो कि आपका जो भी आइडिया है उसको आगे बढ़ाने का काम वो कर रहा है। फिर हमने वेंचर कैपिटल के बारे में भी देखा था, जब कंपनियों के पैसा की ज़रूरत पड़ते जाती है, बार बार पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये वेंचर कैपिटल वाले वहाँ पे आके पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो दो ही लोग देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में आता है, एक तो जिसके पास सरप्लस मनी है और एक जो देखेंगे तो जिसको नीड है पैसे की, तो वो आते हैं। तो ये इनके पास सरप्लस होता है, समझिए पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वेंचर कैपिटल वाले बहुत जो मतलब समझिए ऊपर के कुछ लोग हैं 1-2%, तो ये सब तरह के ही बिजनेस करते हैं। अब ये समझिए 100 बिजनेस कराया, मान लीजिए 100 बिजनेस में अपना पैसा लगाया, अगर उसका 30 डूब भी मतलब कि 20 समझिए कि लॉस में भी चला जाता है, 30 प्रॉफिट में आता है, 50 एवरेज रहता है जो मैंने आपको बताया था, तब भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि समझिए जब ये बढ़ना शुरू करते हैं, ये स्टार्टअप ही होती हैं, बढ़ना शुरू करती हैं तो बहुत ज़्यादा देखेंगे कंपाउंड वहाँ पे होते चला जाता है इनका जो पैसा होता है, तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाती हैं। फिर उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो जो लेक्चर है आपको सीक्वेंस वाइज ही आना है और सीक्वेंस वाइज ही आके आपको देखना है। तो अब इसमें हमारा जो टॉपिक है तो समझिए आज है रियल एस्टेट वाला। रियल एस्टेट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या, समझिए, ये सिंपल सा आप समझिए रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या करते हैं, आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड वाले देखेंगे बहुत सारे फंड हैं, डिविडेंड फंड, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ फंड हैं समझिए जो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही अब तरह तरह के फंड होते हैं, तो ये रियल एस्टेट वाले होते हैं। अब मान लीजिए कि आपको चेन्नई में घर खरीदना है या फिर समझिए हैदराबाद में घर खरीदना है, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपके पास पैसा है लेकिन वहाँ पे मतलब आप समझिए कि इन्वेस्ट करके कुछ पैसा मतलब कमाना चाहते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट मिले, या फिर जो आपका मतलब जो भी आपने लिया है कैपिटल वो समझिए वहाँ पे लगाया है, उस पे कुछ आपको परसेंटेज वाइज गेन मिले, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि मतलब ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर आप देखेंगे रियल एस्टेट मतलब जो घर हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए दिल्ली जैसे इलाकों में ये तो नहीं है कि पूरा बिल्डिंग आप खरीद सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, समझिए कि आपके पास मतलब उतने अमाउंट नहीं है कि पूरा इन्वेस्ट कर सके, लेकिन आपके पास जितना है उतना ही पैसा उसमें लगा दिया जाएगा रियल एस्टेट में। तो वही मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे जो आजकल मतलब समझिए कि ये जो कैपिटल मतलब उसमें आप देखेंगे ज़मीन या फिर घर वाले बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी देखेंगे रिटर्न मिलता है। 20% 25% का रिटर्न उनको आराम से मिल जा रहा है। आजकल आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑन करिए यहाँ पे, कोई भी शहर है समझिए, और फिर देखेंगे कि उसका कितना जल्दी वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आजकल। आप मतलब जो भी बड़े शहर हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, देखेंगे डिमांड बढ़ रही है लोगों की, बहुत ज़्यादा देखेंगे कंजम्पशन
कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को घर चाहिए, समझिए ज़मीन चाहिए, और वो कम होते जा रही है ज़मीन, आप देखेंगे पॉपुलेशन की वजह से, और लोग इसलिए खरीदना चाहते हैं, खरीद के होल्ड कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करके वहाँ पे रिटर्न आ रहा है। लेकिन अब समझिए कि दिल्ली जैसे या फिर चेन्नई, मुंबई, कहीं भी आप तो प्रॉपर्टी ऑन करने में, आपको खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अब मान लीजिए आप 50,000 ही रुपये रखे हैं इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी में। अब 50,000 में आप जाके वहाँ पे ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 5 ईंट का मुझे मकान दे दो, तो वैसे नहीं होगा समझिए, और वो देगा भी नहीं आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, और फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं मिल के, जैसे मान लीजिए कि 5-10 हज़ार लोग मिलके फिर यहाँ पे दे देते हैं पैसा, सारा पैसा इसको, जो ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये आपके पैसे को क्या करेगा, एक बिल्डिंग खरीद लेगा वहाँ पे दिल्ली में, बिल्डिंग खरीद लेगा, और खरीद के फिर इनका भी कुछ चार्ज होता है समझिए, क्योंकि यही बिजनेस को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट हो जाता है, ना आपको कोई कागजी कार्रवाई करनी है, ना कुछ करना है। समझिए आप बिल्डिंग खरीदने जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना बड़ा बिल्डिंग तो मिलेगा नहीं आपको। लोन फिर देखेंगे, कागजी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करिएगा, आप अगर बिल्डिंग खरीदते हैं तो फिर जाके आपको जो है ये खुद से रिटर्न मिलेगा। लेकिन इनके पास क्या होता है, जो समझिए ये वाले हैं, तो इनका ये बिजनेस ही है समझिए। इनके पास आदमी है, मतलब वो पूरी तरह से कागजी कार्रवाई के लिए आदमी है। फिर ये क्या करते हैं, ये बिल्डिंग खरीद के ऐसा नहीं है कि बस ऐसे छोड़ देते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये रेंट पे डालते हैं। अब ये पूरा फ्लोर है तो समझिए इसमें इसमें क्या होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट को पूरी तरह से देखेंगे कि ये डाल देते हैं रेंट पे। रेंट से जो पैसा आता है वो भी आपको दिया जाता है प्रॉफिट के रूप में, जितना आपने लगाया है उस परसेंटेज में आपको मिलेगा। और दूसरा ये जो समझिए आपका जो पूरी तरह से देखेंगे यहाँ पे कैपिटल लगा है, मतलब ये बिल्डिंग का जो प्राइस बढ़ रहा है तो आपका ही तो कैपिटल लगा है, इस पे भी गेन आपको मिलते जाता है। और वो दिखाता है बिल्कुल चार्ट ग्राफ में, आप देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं है बस कितना भी ज्ञान हो रहा है, चार्ट वगैरह में आप इजी वे में देख सकते हैं। तो वो समझिए एक ही क्लास में पूरी तरह से चीज़ें देख सकते हैं, कैसे खरीदना है, बेचना है, वो मैं आपको बता दूंगा। कहाँ आपको ये मिलेंगे, कहाँ आपको म्यूचुअल फंड वाले मिलेंगे, सब आपको, कहाँ से गोल्ड खरीद सकते हैं, पेपर गोल्ड, कहाँ से बाकी सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा आपका, समझिए ये बिल्डिंग में पैसा, मान लीजिए कि 500 लोग हैं, 500 लोगों ने जो भी है वो अपना इन्वेस्ट पूरा पैसा इनको दे दिया। अब ये डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ ज़मीन लेना है, चेन्नई में लेना है, मुंबई में लेना है, हैदराबाद में लेना है, कहाँ लेना है। ये बिल्डिंगों को खरीदेंगे, फिर क्या करते हैं ये लोग यहाँ पे खरीद के आपको ये रेंट पे दे देते हैं। अब आप मान लीजिए खरीदते हैं, खरीद के तो आप ऐसे छोड़ नहीं देंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो वो तो समझिए फालतू ही है आपका। तो ये लोग क्या करते हैं, अब रेंट पे भी अगर आप देते हैं खुद से जाके रेंट पे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अच्छा जो है वो रेंट जो है वो, मतलब जो रेंट लिया है वो अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं, कहीं आपका घर तो नहीं बर्बाद कर रहा है। मतलब फिर आपको देखने को मिलेगा आप रेंटर ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बड़ा होगा तो रेंटर भी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे रेंटर, फिर उनका मेंटेनेंस देखना पड़ता है। फिर बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखेंगे कि उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है, जो कि आपके पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सीधे इन्हीं को पैसा दे देते हैं। यही लोग क्या है, ये रेंटर भी ढूंढते हैं, सारा मैनेजमेंट भी देखते हैं, फिर आपका जो कैपिटल ये बढ़ रहा है बिल्डिंग का दाम, वो भी ये सब देखते रहते हैं। और आपको जितना परसेंट का इक्विटी मिला है वो आपको ऑनलाइन दिखते रहेगा कि कितना परसेंट ये ग्रोथ होते जा रहा है। और आपको कोई देखेंगे माथापेची नहीं करनी है, आप सीधे जो है समझिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही सेम अब सभी लोग मिलके इनको पैसा दे दिए, और ये पैसा के आपको इसमें रियल एस्टेट के बिजनेस में, मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको खरीद लिए, खरीद के फिर वहाँ पे आपका कैपिटल बढ़ते रहेगा। सेम म्यूचुअल फंड वाले जो थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे, आपको देखने को मिलेगा। क्या कर रहे थे, ये समझिए कि जो मतलब म्यूचुअल फंड वाले आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या कर रहे थे, बहुत सारे जैसे 100 लोगों से पैसा ले लिए, फिर ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, सभी तरह के मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिए। और जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो ये एक नेट एसेट वैल्यू देखने को मिलता है, एनएवी, ये आपका बढ़ते रहता है। जो ये इसका प्राइस है 100 रुपये, मतलब आप लगाए हैं, इसका प्राइस बढ़ते रहेगा। फिर आपको कुछ डिविडेंड के रूप में भी दिया जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पे है, एक तो आपका जो समझिए ये लगाए हैं आप, मतलब एक शेयर ही खरीदे हैं, उसका प्राइस तो बढ़ ही रहा है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि रेंट जो आता है तो वो डिविडेंड का काम करता है, यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आपको वो भी मिलते जा रहा है। तो लगभग 20-22% भी देखेंगे तो लोग ईयरली निकाल लेते हैं, वो आपके ऊपर है, मतलब कैसा आप जो कंपनी का ये लेते हैं। जैसे कि इसमें भी म्यूचुअल फंड में भी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, HDFC अलग है, आजकल तो सभी मतलब अपना खोल के रखे हैं, सभी बैंक वाले का म्यूचुअल फंड चलता है, फिर अलग से भी म्यूचुअल फंड वाली बहुत कंपनियां हैं।
तो वैसे ही सेम इसमें भी बहुत हैं, देखेंगे कि रियल एस्टेट वाले में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ से आप उसके मतलब ऑन कर सकते हैं उसके पेपर को, फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो भी बिल्डिंग, मतलब वो उनका देखेंगे पूरी तरह से काम है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कौन से एरिया में प्रॉपर्टी ऑन करनी है, वो सब वो खुद डिसाइड करते हैं। इसमें जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले में देखेंगे एएमसी कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी एक्सपर्ट होते हैं इससे रिलेटेड जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मतलब आपने थोड़ा सा समझ लिया। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है हम ये देख लेते हैं। इसमें जिस तरह म्यूचुअल फंड में देखेंगे आप निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है, तो म्यूचुअल फंड वाले में भी क्या होता है, आप उसके समझिए कि पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और एनएवी उसको बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू, जो कि आप उसका इक्विटी को ऑन करते हैं आप समझिए। तो वो होता है आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यूनिट में खरीदते हैं उसमें, जैसे आप शेयर में इक्विटी खरीदते हैं, मतलब शेयर एक, उसमें यूनिट खरीदा जाता है, कितने यूनिट आपने ऑन किया। तो म्यूचुअल फंड वाले में वैसे ही यहाँ भी देखेंगे तो शेयर टाइप में ही खरीदा जाता है। और ये देखेंगे शेयर फिर जो बॉन्ड है निवेश की जाती है। तो ये फिर देखिए कि निवेश मतलब आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे आप शेयर और बॉन्ड में निवेश करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और इसी तरह रियल एस्टेट ट्रस्ट जो होता है उसमें भी निवेशक जो होते हैं पैसा जुटाकर रियल एस्टेट के बिजनेस में लगाते हैं। तो रियल एस्टेट मतलब कि जितना भी देखेंगे प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी खरीदने का ये काम करेंगे, बिल्डिंग और जो भी ज़मीन वगैरह होती है ये खरीदते हैं यहाँ पे। और ये व्यावसायिक प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, जो मैंने आपको बताया। मॉल में भी, शॉपिंग मॉल भी ये बना देंगे, जैसे शॉपिंग मॉल बना दिए, वहाँ पे इन्वेस्ट करके, अब वो शॉपिंग मॉल है तो उसका प्राइस देखेंगे बढ़ते रहेगा। और फिर आपको वहाँ पे रेंट भी आएगा, कोई कंपनी आके समझिए उसमें मतलब अपने अपने देखेंगे, उसमें शॉपिंग मॉल में भी देखेंगे बहुत सारे उसमें दुकान टाइप के होते हैं, उनसे क्या होता है उनको रेंट मिलता है। तो वो जो रेंट मिलेगा तो आपको उस पैसे पे जितना आपने यूनिट उसको खरीदा होगा रियल एस्टेट का, उतने पे आपको वहाँ पे मतलब वो डिविडेंड के रूप में जो रेंट आएगा वो दिया जाएगा। फिर आपका जो समझिए कैपिटल जो पूरा वो मॉल का प्राइस जब ऐसा नहीं है, वो बनाने में जब समझिए कि 50 करोड़ रुपए लगे होंगे, अब वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ के वो कुछ दिनों में 100 करोड़ का हो जाएगा, जब बेचा जाएगा तो वो 100 करोड़ का हो जाएगा, ये देखने को मिलता है। तो वो आपका जो यूनिट का प्राइस है तो देखेंगे वो बढ़ते जा रहा है। और फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स, बिजनेसेस, पार्क, इन सब में ये लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ये होते हैं रियल एस्टेट वाले। आप इनको पैसा दिए हैं, अब इनका काम है ये कैसे मैनेज करना है। तो ये भी बिजनेस स्टडी करते हैं कि मॉल बना के हम ज़्यादातर रेंट ले सकते हैं, या फिर जहाँ मॉल बनाएंगे तो उसका प्राइस ज़्यादातर इंक्रीज होगा, जो हमारा समझिए पूरा प्रॉपर्टी है, या फिर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे होगा। तो ये सब में ये भी डाइवर्सिफाई करके वहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फिर देखेंगे इनकी जो कीमत बढ़ती है उस पे आरआईटी को आय होता है, मतलब जो उसको ऑन किए रहते हैं। एक आम निवेशक थोड़ी राशि में ही निवेश कर सकता है प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी। तो मैंने बोला जो आप आम निवेशक होंगे, तो अगर मान लीजिए आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है तो आप 50,000 में कोई प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते हैं किसी भी शहर में। तो अब क्या होगा, यूनिट खरीद लीजिएगा आपको, मतलब कोई बिल्डिंग है तो समझिए उसमें कि 10-15 ईंटें जो है वो खरीद लिया आपने, और वो जो प्राइस बढ़ेगा तो उस अनुसार आपको मिलेगा। ये चीज़ें हैं समझिए, बन सकता है इसमें निवेशक को उसकी अनुपात में यूनिट मिल जाती है, जितना आप खरीदिएगा मैंने बताया यूनिट का प्राइस एक बार तो देखेंगे मिल जाता है, फिर वो आपस में भी खरीद बेच होते रहता है, जो एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती हैं। और इनकी खरीद बिक्री शेयर जैसी ही होती है। अब समझिए एक बार इनको यूनिट मिल गया इस कंपनी का जो कि रियल एस्टेट में है, अब वो यूनिट आप लोग आपस में भी खरीद बेच सकते हैं, ये भी मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लिक्विडिटी के लिए भी सही होती है। और फिर देखेंगे ये जो बिजनेस है इसमें आपको 10-12% सालाना रिटर्न मिल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी मिल जाते हैं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज में बढ़ रहा है आजकल। आप कोई भी ज़मीन ऑन करिए 4 साल में आपको डबल वो हो ही जा रहा है। और इसके अलावा देखेंगे इसमें डिविडेंड भी मिलता है जो कि रेंट के रूप में आता है, जो मैंने आपको बताया। फिर रीट जो रिटर्न है बैंक में एफडी पर मिलने वाले ब्याज से काफ़ी बेहतर होता है। तो एफडी में जो रिटर्न आपको मिलता है समझिए, और इसमें डूबने का बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी का जो समझिए ऐसा बिजनेस होता है तो मानिए इसमें लॉस होता ही नहीं है, बहुत कम लॉस होने का चांस होता है। कोई भी प्रॉपर्टी का प्राइस ये नहीं सोचेंगे कि वो 10 लाख था और उसका घट के आज 2 लाख में हो गया, तो ऐसा नहीं सुने होंगे, आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। आप बढ़ने का सुनेंगे कि 10 का था वो देखेंगे 50 करोड़ का हो गया, ये आपको हमेशा सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन घटने का नहीं सुनेंगे। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होते हैं, जैसे इक्विटी आप खरीदते हैं तो इक्विटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है समझिए, उसमें कंपनियां डूब भी सकती हैं, कंपनियां जा भी सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंपनियां ओवरऑल देखेंगे तो 12, 15, 20
ऐसा रिटर्न देती हैं। लेकिन आजकल कोई कोई कंपनी आप देखेंगे हज़ार, आजकल नहीं हमेशा से ही होते आ रही है, कोई कंपनियां 1000% भी 2000% भी रिटर्न ऐसे देती हैं और वो दे ही रही हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से था जो रियल एस्टेट आपको मैंने बताया। रियल एस्टेट के बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम पैसे में आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से होगा आपका ये टॉपिक। अब हम देखेंगे चिट फंड के बारे में। चिट फंड, बहुत सारा लोग चिट फंड सोचते हैं, इनको कमेटी भी टाइप में कहीं कहीं पुकारा जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो चिट फंड में होता क्या, पहले तो हम ये समझ लेंगे। चिट फंड सिंपल सा होता है। अब मान लीजिए कि आप लोग 10 लोग हैं, समझिए 10 लोग हैं और ये आपस में आप लोग बिजनेस कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे समझिए ये क्या है कि 100 लोग हैं, समझिए 100 सदस्य इसमें मान लीजिए कि जो कि पैसा क्या करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं चिट फंड में। तो ये 100 लोगों को मिलकर समझिए एक चिट फंड बना दी जाती है। चिट फंड में अब क्या करते हैं, 100 लोग यहाँ पे समझिए कि हजार हजार रुपए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टोटल आप देखेंगे तो कितना हो गया, टोटल आपको देखने को मिलेगा 1 लाख रुपए हो गए यहाँ पे समझिए। अब 1 लाख रुपए होंगे तो इनको प्रॉफिट कैसे होता है, मान लीजिए चिट फंड आपस में ही मिलके लोग देखेंगे, कमेटी भी टाइप का इसको बोला जाता है, वो चलाते हैं। तो अब 100 लोग हैं समझिए और ये हजार हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख रुपए होगा। तो अब इनको प्रॉफिट कैसे होगा ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो है समझिए ये यहाँ पे बोली लगाई जाती है और ये जो सदस्य हैं समझिए 100 लोग इसी में से बोली लगाएंगे। मान लीजिए कि ये पैसा तो आ गया समझिए 1 लाख रुपए। अब किसी को पैसे की इन 100 में से ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और वो क्या करेगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू लगाई जाती है। तो इसकी वैल्यू लगाई जाएगी कि मैं जो है समझिए 95 के में इसको ले लूँगा। फिर कोई बोलेगा कि नहीं मैं 90 के में ही ले लूँगा। फिर कोई बोलेगा नहीं मैं 98 के में लूँगा। तो ये समझिए जिसको ज़्यादा ज़रूरत होता है वो बहुत कम देखेंगे प्राइस लगाता है, कम प्राइस लगाता है कि 1 लाख रुपए है, मतलब उसको दे दो यहाँ पे समझिए 90,000 में ही दे दो 1 लाख रुपए, ये बोला जाता है इसमें। तो अब मान लीजिए इसको मिल गया क्योंकि इसने बहुत कम प्राइस लगाया था। तो अब 1 लाख के और दोनों के बीच में देखेंगे अंतर बचा 10 के का। तो ये ही 10 के जो है समझिए ये इंटरेस्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये 100 लोगों में बांट दिया जाता है। अब ये लेगा तो 90 के, लेकिन जब ये देगा पैसे तो समझिए 1 लाख ही इसको देना पड़ेगा। तो यही होता है जितना डिस्काउंट पे आपको देखने को मिलेगा। जो बॉन्ड सेल होती है आपको देखेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड निकलता है तो वो भी देखेंगे डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं डिस्काउंट में, और ये आपस में सौदा होता है तो इस वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा भी मिल सकता है। अब ये 100 लोगों में देखेंगे किसी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो ये जो 90 के है 60 के पे भी आ सकता है। ये बोलेगा मैं 60 के अभी ले लेता हूँ और जब मैं दूंगा तो 1 लाख दूंगा। तो ये 40,000 का जो हुआ इन लोगों में क्या किया जाएगा कि इंटरेस्ट के रूप में इन लोगों को बांट दिया जाएगा। और इसमें ये होता है कि एक बार आपने समझिए कि मतलब ये 100 लोगों में से एक को जो समझिए एक बार मिल गया वहां पे पैसा, तो वो फिर दूसरी बार उसको नहीं मिल सकता, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही उसको हटा दिया जाएगा। एक तो इसमें देखेंगे ऐसे जो पेपर होता है ऐसे फेंक के भी उछाली जाती है, लॉटरी टाइप की निकाली जाती है। और दूसरा ये लोग ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको देना है किसको नहीं। तो ये दो तरह से होते हैं। तो यही कमेटी टाइप का ही होता है, फिर इसी को चिट फंड हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा भी होगा चिट फंड अर्थात जो समझने के बाद आपको मतलब समझने के बाद इसके कार्य को समझना आवश्यक है। चिट फंड स्कीम के हिस्से के रूप में समान संख्या में सदस्यों के साथ होता है। तो ये जो 100 लोग आए हैं समान संख्या में अपना अपना पैसा जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे। एक वहाँ पे कैपिटल बनाई जाएगी और फिर उसमें से जिसको ज़रूरत होगा वो कैपिटल को ले सकता है। कम में आपको बोली लगानी होगी, जो जितना कम बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा वहाँ पे। और जो पैसा उसके बीच में गैप बचेगा बाकी जो जो इन्वेस्ट किया है उसको मतलब समझिए इंटरेस्ट के रूप में वहाँ पे दे दिया जाता है। आपको निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित राशि पुल करना होता है। तो वो टाइमिंग होती है, लोग देखेंगे मंथली करते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा ईयरली भी लोग करते हैं। तो मंथली पैसा जुटाते हैं और वहाँ पे बोली लगाई जाती है। पैसा एकत्र करने के बाद देखेंगे या तो नीलामी या फिर लॉटरी। तो नीलामी होगी या तो आप कम पैसे में लगाओ, मतलब कि एक तो होता है कि फिक्स ही कर दिया जाएगा, फिक्स ही कर दिया जाएगा कि ये 90,000 ही दिया जाएगा जिसको देना है समझिए, इसमें से मैंने बताया ये फिक्स कर दिया जाएगा। और दूसरा नीलामी होगा कि जो जितना कम लगाएगा समझिए, कोई 80 लगा सकता है, कोई 88 भी लगा सकता है, कोई 85 भी लगा सकता है। तो ये क्या होगी यहाँ पे समझिए कि बोली लगाई जा रही है। और ये एक लॉटरी है, ये जो फिक्स ही है समझिए, फिक्स इतना ही मिलेगा। लॉटरी निकाली जाएगी इन 100 लोगों में से, जिसको समझिए लॉटरी निकल जाती है उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। तो वैसे होता है। और एक देखेंगे तो समझिए मतलब नीलामी के आधार पे होता है।
कोई व्यक्ति चुना जा सकता है और पैसे उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। और चीट फंड में रिटर्न और नीलामी तंत्र का उपयोग करते हुए, जिसको देखेंगे विजेता बोलीकर्ता प्रत्येक अंतराल के लिए कमीशन शुल्क, अब इसमें कमीशन भी लगता है। अब ये जो कमेटी पूरी तरह से बनाया गया, ये 100 लोगों को जो मैंने बताई ये मैनेज करते हैं। तो अब ये समझिए जो 10% बताया था मैंने, इन्होंने 90 में तो ले लिया, तो 10 के बचा प्रॉफिट। तो ये क्या करता है, कभी कभी देखेंगे 5% चार्ज करता है, जो कि पूरी तरह से ये कमेटी को चलाता है। मतलब कब पैसे वसूलने हैं, कब पैसे समझिए किसको देने हैं, कितना टाइम में जाके उनसे पैसा कलेक्ट करना है, क्योंकि 100 लोगों से पैसा भी तो लेना है। तो इन सबको जो मैनेज करता है, तो वो प्रॉफिट पे देखेंगे 5% या 10% का चार्ज कर देता है, समझिए ये मिल जाता है उसको। तो वो उसको लाभ होता है, जो कि पूरी तरह से बिजनेस को मैनेज करता है। चाहे म्यूचुअल फंड वाले हैं समझिए, तो म्यूचुअल फंड वाले हैं तो वहाँ पे सैलरी भी लेते हैं, कोई कोई देखेंगे परसेंटेज पे भी रहते हैं, 1-2% ले लेते हैं पूरा प्रॉफिट पे, या फिर कोई देखेंगे तो सैलरी पे रहता है, सैलरी उसको मिलते रहता है। तो वैसे देखेंगे तो ये पूरी तरह से काम होती है। तो वैसे ही अब ये जो पूरी तरह से काम को मैनेज करेगा, ये पूरा तरह से समझिए जो फंड चिट फंड चलाएगा, तो वो भी तो अपना कुछ प्रॉफिट लेगा। तो वो प्रॉफिट के रूप में जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज ले लेता है वहाँ पे। और फिर देखेंगे अनुपात में फंड का ऑपरेटर को भुगतान करता है। कमीशन और अन्य खर्चों को काटने के बाद जो शेष राशि बचती है, तो वो लाभ के रूप में इन लोगों को दे दिया जाएगा। जो 100 लोग हैं तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें ये होता है कि सबसे पहले ऐसा भी माना जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको सबसे मतलब कि कम पे दिया जाता है, उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो डिमांड सप्लाई पे ही मैंने जो बताया था पूरा मार्केट और ये सब चीज़ें पूरी तरह से वैसे ही काम करती है। अब हम इसके कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं। जो प्रत्येक सदस्य होते हैं समझिए द्वारा किए गए डिपॉजिटरी में एक मुश्त राशि, एक मतलब एक जैसी ही राशि देखेंगे सबसे वसूल की जाएगी। तो एक मतलब पब्लिक से देखेंगे कि अगर 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो वो 100 पब्लिक से 1000 ही यहाँ पे लिए जाएंगे। एक ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चिट फंड में उन लोगों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने का देखेंगे एक तरीका हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल मतलब अब 100 लोग मिल गए, चाहे देखेंगे बहुत सारे जगह पे 10 दोस्त मिल गए, वो लोग 10 भी आपस में करते रहते हैं, क्योंकि कभी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो एक दोस्त को वहाँ पे दे दिया जाता है। कभी कभी ये देखेंगे तो बिना इंटरेस्ट के होता है। अब 10 लोग कर लिए, वो बस अपना बस बना लेते हैं कि हमें हमारा काम चल जाना चाहिए टाइम पे, तो वो लोग इंटरेस्ट तो नहीं लेते हैं वहाँ पे। देखेंगे दोस्त जो आपस में करते हैं, फिर अपने आप में ही देखेंगे वो लोग लेते देते रहते हैं वहाँ पे। और मनी लेंडर और अन्य साधनों की तुलना में देखेंगे चीट फंड में ब्याज कम होती है। तो ब्याज उतना खासा नहीं होता है, जो समझिए बोली लगती है आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। तो जो शारदा चीट फंड था, तो वही देखेंगे ब्याज कितना बढ़ा दिया था, वो 40% तक ब्याज वहाँ पे बढ़ा दिया था। क्योंकि क्या करना था उसको, बहुत सारे मतलब लोगों से पैसा लेना था। तो ब्याज जब तक बढ़ाएगा नहीं तो लोगों को लालच नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा तो उसको पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो फिर वहाँ पे वो समझिए कि कहाँ से स्कैम कर सकते हैं। और ये एक जो समझिए कि अवधि होती है, इसमें फिक्स होती है कि 1 महीना बाद यहाँ पे देखेंगे बोली लगेगी, या फिर 2 महीने बाद बोली लगेगी, सब पैसा देंगे तो वहाँ पे। और चिट फंड में देखेंगे क्रेडिट और सेविंग स्कीम का मर्जर है, समझिए क्रेडिट और सेविंग स्कीम जो होती है आपको देखेंगे। तो आप जो सेविंग करते हैं तो उसका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और चिट फंड के लाभ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये देखेंगे फंड का एक्सचेंज, तो ये आपको देखने को मिलेगा फंड एक्सचेंज के तरीके से हो सकती है, फिर अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सकती है। घरों को फाइनेंशियली सहायता प्रदान करने के लिए, तो ये सब कर्ज भुगतान करने के लिए समझिए ये सब बहुत छोटे अमाउंट में लोग करते हैं। तो और बड़े अमाउंट में भी होता है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में भी होता है। तो नॉर्मल जो लोग आपस में मिल के करते हैं उसको कमेटी बोलते हैं। तो वो घर का देखेंगे खर्च वगैरह, चाहे आप देखेंगे छोटे मोटे जो काम होते हैं उसमें सहायता ये प्रदान कर देती है। और फिर देखेंगे कि कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें आपको कुछ भी गिरवी चीज़ें नहीं रखनी होती है, आवश्यकता कोई भी चीज़ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। जो लेगा आप समझिए जो कमेटी जिसका निकला है, या फिर देखेंगे चिट फंड में जिसको पैसा दिया जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि उसके आप घर के पेपर को ही रखवा लें, बाइक रखवा लें, ये रखवा लें, वो रखवा लें, इन सब की ज़रूरत नहीं है। उसका निकला वहाँ पे जो लोगों ने डिसाइड किया वहाँ पे वो उसको पैसा दे देता है। तो ये यहाँ पे मतलब फ़ायदा हो जाता है। अगर बैंक से आप लोन लेने जाते हैं, घर के लिए लोन लीजिएगा, तो आपका घर के पेपर रखवा दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है। और बचत और क्रेडिट होती है। चिट फंड में देखेंगे सेविंग क्रेडिट का प्लान मतलब हाइब्रिड है, ये दोनों को मिला के बनाया गया है। ज़रूरत पड़ने पर सदस्यों को क्रेडिट के साथ साथ पैसे बचा, मतलब एक तो आपका पैसा भी बच रहा है और ज़रूरत के साथ आपको क्रेडिट भी मिल जा रहा है वहाँ पे, क्रेडिट कार्ड जैसा। और फिर देखेंगे संभावित रिटर्न जो होती है,
सदस्यों को चीट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए समझिए जितना पैसा आप देते हैं उस पर रिटर्न भी मिलता है। राशि फंड मेंबर की संख्या पे रिटर्न आपको निर्धारित करता है। अब कितने लोग हैं उस पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब कम लोग रहें तो ज़्यादा रिटर्न मिलने का वहाँ पे चांस रहता है। ज़्यादा भी लोग रहें तो समझिए अब कितने का आप कर रहे हैं, 10,000 का है या फिर समझिए कि आपका 1 लाख का है, तो उस अनुसार आपको रिटर्न वहाँ पे मिलेंगे। तो ये बेस वैल्यू जितनी बड़ी होगी, या फिर देखेंगे कितने ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ पे। अब 1 लाख का मान लीजिए वहाँ पे पूरा फंड है, कोई 60,000 रुपये लेता है समझिए, कोई 80, कोई समझिए 90, तो ये 60,000 रुपये लेगा तो 40, तो ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपको रिटर्न मिल जाते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो किस अनुसार किसकी ज़रूरत है उस अनुसार आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। और फिर वित्तीय अनुशासन हो जाता है। चिट फंड में अपने जीवन के देखेंगे फाइनेंशियल अनुशासन में शामिल करने का एक बेहतरीन समझिए साधन है। तो ये सब चीज़ें से क्या होती हैं, इन सब चीज़ों से आपके जो मतलब माइंडसेट होता है वो चेंज होता है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट आपका बिल्कुल बन जाएगा। हर एक चीज़ों में आप परसेंट प्रॉफिट ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इन सब से क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट होता है, जो कि सभी लोग नहीं सोचते हैं। ये आपको नियमित रूप से देखेंगे निश्चित राशि बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और फाइनेंशियल स्थिरता बनाए मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो आपको देखेंगे इन्वेस्टमेंट का पूरी तरह से ये दिमाग हो जाएगा माइंडसेट। एक बार जिसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का हो गया समझिए, वो इन्वेस्ट के ही चक्कर में रहता है। इससे अनुशासन आपको आता है और ज़रूरत पड़ने पे पैसा भी मिल सकती है। और कई बार देखेंगे जो चिट फंड होता है तुलना में म्यूचुअल फंड से की जाती है, तो वो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा थोड़ा सा तुलना करके। अब इसके हानि क्या है तो ये आपको देखने को मिलेगा। सीमाएं भी हैं चिट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, कुछ सीमाएं होते हैं। नियम की कमी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेबी रेगुलेट करती है, ये देखेंगे कोई खोल सकता है। अब मतलब कुछ लोग तो आपस में ही करते हैं, कुछ समझिए बड़ी लोग मतलब मिलके भी करते हैं, जो जिसमें कि कोई आप देखेंगे तो कोई रेगुलेशन नहीं है। अब जो म्यूचुअल फंड है तो उसमें रेगुलेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है और बहुत लोगों का पैसा देखेंगे, बहुत सारे लोग आते हैं यही बता के। अब ये सब स्कीम गाँव में बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे लोगों को लालच दी जाती है, उनका देखेंगे पैसा सीधे डबल। तो ये सबसे पहले देखेंगे तो इनका ये होता है कि पहले कम रिटर्न पे वापस लेंगे 10-12%। अब उनको ज़्यादा पैसा जुटाना है, फिर उसको क्या कर देंगे 40% बोलेंगे, जितना कैपिटल दोगे 40% देंगे। और ये लोग ऐसा वादा कर लेते हैं कि मंथली ही हम देंगे समझिए। तो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके पास आ जाता है, तो ये लेके रफू चक्का वहाँ पे हो जाते हैं। तो पारदर्शिता की इसमें कमी है। जो चीट फंड होते हैं ऑपरेटर फंड ऑपरेशन के बारे में स्पष्ट जो जानकारी होता है ये सब नहीं देते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं, जिसमें निवेशक के लिए देखेंगे सूचना जो होती है ये आपको डेटा बिल्कुल बहुत कम होती है। कितने लोग जुड़े हैं, तो जो भी देखेंगे तो उनके लोग रहते हैं जो कि आके एक गांव से देखेंगे पैसा आके इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर बोलेंगे इतना रिटर्न दिया जाएगा। और शुरू में ये रिटर्न देते भी हैं ताकि लोगों को ट्रस्ट हो जाए। जब रिटर्न देखेंगे कि 1 लाख रुपए आपने जमा किया, वहाँ पे रिटर्न 50% कहीं दे दिया वो महीने में, तो अब ये जो न्यूज़ है समझिए पूरा फैल जाता है चारों तरफ कि वो तो देखेंगे कि 1 लाख एक महीने में ही 50% कमा लिया। तो इससे अब पूरे तरह से देखेंगे लोग अपने क्या करते हैं, गहने तक बेच के दे देते हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ें रहती हैं बेच बाच के दे देते हैं वहाँ पे। अब ये लोग क्या करते हैं, जब बल्क में पैसा आता है फिर लेके भाग जाते हैं। और सीमित डाइवर्सिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड मैंने बताया, वो बहुत अच्छे से फंड मैनेज करते हैं। इक्विटी में लगाएंगे, बॉन्ड में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे, इंडेक्सेस को खरीदेंगे। लेकिन ये लोगों का वही होता है कमेटी टाइप का, इसमें बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। वही जो मैंने बताया कम पे जो पैसा उठाएगा वही उस रूप में मिलता है। और फिर देखेंगे डिफॉल्टर की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है, लेकिन अगर फंड ऑपरेशन का दायित्व पूरा नहीं कर पाते, अब जब समझिए उसने वादा तो बहुत कर दिया इतना परसेंट देंगे, हम नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरा स्कीम एक और लेके आते हैं। बहुत सारे लीडर वगैरह भी उसमें जुड़ जाएंगे और आपको क्या बोला जाएगा कि परसेंटेज और बढ़ा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब वो शारदा चिट फंड के बारे में आप जान लेंगे तो वो हुआ क्या था आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से इन लोगों ने बहुत पैसे देखेंगे कि ले लिए थे लोगों से, बहुत पैसा ले लिया, क्या किया लोग। और इसमें नेता लोग भी जुड़े थे, आपको ये भी देखने को मिलेगा नेता लोग जुड़े थे। और बाद में शुरू में स्टार्टिंग में इन्होंने देखा कि 11-12% ही रिटर्न का बोला, जो कि एक ठीक ठाक रकम है। 11-12% अगर मिले तो सही है। फिर देखेंगे कि अब इनको पता चलने लगा, लोग जुड़ने भी लगे। बाद में पता चला कि इनको कि अब हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। फिर इसमें
तो किया क्या इन्होंने, 15% मान लीजिए ये रिटर्न दे रहे थे, बाद में इसको देखेंगे 40% तक इनका रिटर्न कर दिया और बहुत जगह से इन लोगों ने पैसा उठाया और बहुत जगह से पैसा उठा के आपको देखने को मिलेगा बाद में। और ये रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्यों बढ़ाया गया था रिटर्न, इसीलिए बढ़ाया गया था कि ताकि और लोग जुड़े, क्योंकि इनको पता चला गया था कि अब हम डूबने वाले हैं, डूबने वाले हैं तो अब भागना है, भागने वाले हैं तो समझिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पैसा लेके भागा जाए। तो अब ये रिटर्न जब रेट यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा इंटरेस्ट वगैरह का, तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और बहुत ज़्यादा लोग जुड़े भी, जुड़े जैसे वहाँ पे, तो इन्होंने क्या हुआ, भाग गए। फिर वहाँ पे देखेंगे जांच वाँच हुआ और लगभग देखने को आपको मिलेगा 4000 लोग इसमें निवेश किए थे, इसमें नेता भी जुड़े हुए थे। और फिर पहले ये विश्वास क्रिएट करते हैं जो मैंने बताया देखिए, फिर ये जब ये इन्होंने बढ़ाया तो लोगों को यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलने वाले। अब 40% और 50% कोई आपको बोलता है कि मैं रिटर्न दिलाऊंगा ईयरली, तो वो बिल्कुल ना की संभावना है। समझिए म्यूचुअल फंड 20% मैक्सिमम लोग निकाल सकते हैं रिटर्न, और ये समझिए कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है, वो कहीं कहीं ही देखेंगे लोगों को कुछ मिल जाते हैं कि अच्छा खासा निकाल लेते हैं रिटर्न। लेकिन आप समझिए कि 20% के बाद कोई भी बोलता है और वो अगर गारंटी देता है कि आपको दिलवाएगा ही दिलवाएगा रिटर्न, तो आप समझिए कि बिल्कुल वो डूबने वाली स्कीम है और फर्जी स्कीम है। अगर कोई गारंटी दे देता है आपको, इसमें गारंटी होती ही नहीं है कोई भी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये क्या हुआ था, गारंटी के साथ दिलवा रहा था, फिर भी लोग वहाँ पे नहीं समझ पाए और बाद में ये जो था वो पैसा लेके भाग गया। और फिर एमपी आदि इससे भी जुड़े थे, बहुत सारे नेता भी जुड़े थे, आपको देखने को मिलेगा। और इसी को देखेंगे तो पॉन्जी स्कीम भी बोला जाता है। मतलब हाई रिटर्न का यहाँ पे लोगों को लुभाया जाता है देके, और फिर क्या होता है, ये पैसे लेके, जब पैसा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो ये लोग लेके भाग जाते हैं। तो ये था समझिए, मतलब ये शारदा चिट फंड, थोड़ा सा आपने वहाँ पे समझा, इतना हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग से मैं आपको वो टॉपिक बता दूंगा। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड और जो समझिए इनमें क्या अंतर है। तो आपको देखने को मिलेगा जो चिट फंड होते हैं तो इनका उद्देश्य जो होता है 2 गुना उधार लेना और बचत करना होता है। तो चिट फंड का उद्देश्य जो है समझिए 2 गुना उधार लेना और बचत करना होता है समझिए। तो ये क्या करते हैं, पैसा लेते हैं समझिए आपसे उधार ही, एक टाइप का मानिए उधार लेते हैं, और ये फिर वहाँ पे बिकवाली होती है, जो कम में लगाता है उसको मिल जाता है। यानी वैसे ही आप यहाँ पे जो होता है म्यूचुअल फंड में उद्देश्य निवेश और बचत में सहायता करना होता है। तो आप इसमें निवेश करते हैं, निवेश मतलब समझिए आप बचत कर रहे हैं पैसे का, बचत करके निवेश कर रहे हैं, निवेश करके इसमें आपको एनएवी जो है समझिए नेट एसेट वैल्यू बढ़ती है, डिविडेंड के रूप में आपको यहाँ पे मिलता है। और ये रेंट वगैरह से भी जो आता है तो यहाँ से दिया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। जो आप इसमें चिट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, आपस में ही देखेंगे लेन देन हो रहा है। तो ये एक बैंकिंग टाइप का जो बॉन्ड खरीदा जाता है उस टाइप का काम इसमें चल रहा है। तो इसमें आपका देखेंगे तो ऐसे पैसा बनता है और इसमें ऐसे पैसा बनता है। और फिर देखेंगे सरकारी जो विनियमन है, तो चिट फंड अधिनियम देखेंगे 1982 की धारा 61 के अनुसार राज्य सरकार संबंधित राज्यों के लिए देखेंगे चिट फंड में रजिस्टर की नियुक्ति करती है। तो ये करती तो है, राज्य सरकार भी कुछ चलाती है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सेबी वगैरह का यहाँ पे रेगुलेशन कोई नहीं है, सरकार मतलब राज्य सरकार भी चलाती है, और फिर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोग भी चलाते हैं, जो कि मतलब अलग तरीके से ही चलाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले में तो ये सेबी पूरी तरह से इसमें रेगुलेट करती है। यहाँ पे धांधली का कम चांस है, यहाँ पे बहुत धांधली ही धांधली होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आप, और ये देखेंगे तो मंथली भी बोलते हैं, मंथली आपको बोलेंगे कि आपको इतना परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं। ईयरली तो आपको ये बोलेंगे कि हम 200-300% का रिटर्न ऐसे बोल के फिर वहां पे पैसा उठाया जाता है। और करधान जो मतलब कि समझिए टैक्स का नियम है यहाँ पे, तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार चीट फंड पर अन्य स्रोतों से आय के स्रोतों में टैक्स लगाया जाता है। इसमें मतलब समझिए पर्सनल इनकम टैक्स टाइप का लग सकता है। और म्यूचुअल फंड वाले में देखेंगे के लिए टैक्सेशन नियम आपके द्वारा निवेश किए गए जो फंड होते हैं के प्रकार पे निर्भर करते हैं। आप कितना इक्विटी में लगा है, वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आपको देखने को मिलेगा, एसएसटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब लगते हैं। फिर आपको मिलेंगे तो पर्सनल इनकम टैक्स भी उस पे लग सकते हैं आपको। तो वो टैक्सेशन अगर आप चाहेंगे तो बोलेंगे तो वहाँ पे मैं एक चैप्टर पढ़ा दूंगा। और वापसी की संभावना, रिटर्न की दर जो होती है एक चिट फंड में दूसरे चिट फंड से अलग होती है, तो इसमें बिल्कुल अलग होता है। अब जो एक चिट फंड चल रहा है उसमें लोग कैसे जुड़े हुए हैं, कितने पैसे की जरूरत है उनको, उस अनुसार इसमें रिटर्न की संभावना होती है। और इसमें म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलेगा तो रिटर्न दर निवेशकों की रणनीतियों और फिर देखेंगे मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। मार्केट कैसी चल रही है,
मार्केट हाई चल रहा है, लो चल रहा है, और मान लीजिए कोविड के पहले आपने इन्वेस्ट किया, कोविड में मार्केट बहुत गिर गया तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा। फिर अब समझिए कोविड के बाद जैसे कोविड खत्म हुआ, फिर देखेंगे निफ्टी अपना हाई बनाया, ऑल टाइम हाई 18,000 तक निफ्टी देखेंगे 50 टच किया, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था। तो वैसे ही है, इसमें टाइमिंग निर्भर करती है। फिर आपकी ये मतलब टाइमिंग और रणनीति ही है, समझिए कि आपका कैसी रणनीति है, उस अनुसार ही देखेंगे यहाँ पे रिटर्न मिलने की संभावना होती है, किस टाइम में आप इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा बाजार की अस्थिरता और जोखिम। तो चीट फंड में बाजार में प्रचलित जो भी जोखिमों से संपर्क नहीं करते हैं, तो ये जोखिम जो उनका नियम है उसी अनुसार चलते रहता है। और यहाँ पे स्कैम की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, स्कैम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोगों के पैसे लेके बहुत सारी कंपनियां जो खोल लेते हैं, लेके भाग जाते हैं, और गांव में आप कहीं भी सुने होंगे कि कितना पैसा लेके भागा गया। और म्यूचुअल फंड में मार्केट जोखिम और अस्थिरता में बहुत प्रभावित होती है, तो इसमें भी जोखिम होता है, दोनों में जोखिम है, ऐसा नहीं है कि इसमें जोखिम नहीं है, इसमें भी जोखिम है। इसमें टाइमिंग पे डिपेंड करता है, आप किस टाइमिंग में आता है। मार्केट हाई बना रहा है, वहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट वहां से गिरना शुरू हो गया तो आपको लॉस हो सकता है। जो आपका समझिए कि वहां पे ऑन करके आप रखते हैं, तो उसका प्राइस देखेंगे धीरे धीरे गिरते चला जाएगा। जो यूनिट आपकी होती है, यूनिट का प्राइस गिरेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, यूनिट का प्राइस वहां पे बढ़ेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे मार्केट परफॉर्म करती है वैसे ही देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले भी परफॉर्म, वहां पे देखेंगे आपके एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू होती है वो बढ़ते घटते रहती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये दो चीज़ें ही आज के टॉपिक में कंप्लीट हो पाएंगे, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको रियल एस्टेट और ये आपको, और ये इन्वेस्ट करने का भी तरीका मैं आपको एक दिन बता दूंगा, सभी चीज़ें कैसे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो समझिए पूरा आप एप्लीकेशन भी अप्लाई फॉर्म में तो देखना ही चाहिए। अब हम शुरू करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये कमोडिटी मार्केट शुरू करेंगे, और यहीं से आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप ये सब शुरू करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट अब हम शुरू करेंगे, तो वो कमोडिटी मार्केट का ही पार्ट है। और उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों में, मतलब 2-4 दिनों में ही पूरी तरह से ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।